हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो नाउ डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स के अंदर पल्प के पोर्शन को आज से स्टार्ट करना है। और पल्प के पोर्शन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसके जोन्स हैं। पल्प के बेसिकली 4 जोन्स होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पल्प के पार्ट के अंदर यही है। उसके अलावा पल्प के अंदर और कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पल्प के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। पल्प के बारे में आप सबको पता होगा, तो इसको स्टार्ट करें। द डेंटल पल्प इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू डेट सपोर्ट्स द डेंटिन। हमें पता है कि जो डेंटिन को जो सपोर्ट कर रहा होता है नीचे कनेक्टिव टिश्यू, वो होता है पल्प। डेंटिन बेसिकली हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है और पल्प जो होता है वो आप सबको पता है कि वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स में से। When its histological appearance is examined, 4 distinct zone can be distinguished। जब भी आप पल्प के अंदर ये जोन मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। एमसीक्यू में भी यही आते हैं और वाइवा के अंदर भी यही आते हैं। सबसे पहला जोन जो है वो है द ओडोंटोब्लास्टिक जोन एट द पल्प पेरिफेरी, यानी कि ये जोन जो आपको नजर आ रहा है, अगर पिक्चर 840 को देखो तो ये हमारे पास डेंटिन है बाहर की साइड पे, ये है पेरिटिबुलर डेंटिन, नीचे जंक्शनल कॉम्प्लेक्स और ये चीज़ें दिखाई हुई है। जो नीचे आपको ये नज़र आ रहा है ये है ओडोंटोब्लास्टिक जोन, जहाँ पे क्या होंगे, ओडोंटोब्लास्ट होंगे। ओडोंटोब्लास्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी होता है, सही, और जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बन रहे होते हैं जो एक ओडोंटोब्लास्ट को दूसरे ओडोंटोब्लास्ट से ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो जोन है हमारे पास किसका, पल्प का, वो क्या है, ओडोंटोब्लास्टिक जोन। अगर हम डेंटिन से पल्प की तरफ आए, एमसीक्यू में वो यही पूछते हैं क्या, डेंटिन से पल्प की तरफ आप जोन को सीक्वेंस वाइज बता दें, सही है, या फिर ये क्वेश्चन वो कर देंगे कि पल्प से डेंटिन की तरफ जोन्स को सीक्वेंस वाइज बता दें, तो उसमें ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। तो अभी सबसे पहले जोन को कर रहे हैं। सबसे पहला जोन क्या है, वो है ओडोंटोब्लास्टिक जोन, जहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट वगैरह होंगे, सही है। नाउ जो नेक्स्ट जोन है पल्प का, वो है अ सेल फ्री जोन ऑफ विल बिनीथ द ओडोंटोब्लास्टिक जोन विच इज मोर प्रोमिनेंट इन द कोरोनल पल्प। ओडोंटोब्लास्टिक जोन के नीचे एक और जोन होता है पल्प का, जिसे हम कहते हैं सेल फ्री जोन ऑफ विल, जहाँ पे कोई सेल नहीं होते। पहला जोन ओडोंटोब्लास्टिक जोन, दूसरा जोन सेल फ्री जोन। जो थर्ड जोन आता है पल्प का, a cell rich zone where cell density is high which again is seen in the coronal pulp adjacent to the cell free zone। तो तीसरा जो जोन जो है पल्प का, वो है सेल रिच जोन, ठीक है। तो ये वाला जो जोन आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, सेल रिच जोन है, जहाँ पे हमारे पास सेल्स होंगे। और लास्ट जो जोन आता है पल्प का, उसे हम कहते हैं पल्प कोर, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय मेजर ब्लड वेसल एंड नर्व्स ऑफ द पल्प। तो इस पिक्चर के अंदर, अगर पिक्चर 840 में तुम लोग देखो तो ये पिक्चर आपकी ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है और इस पिक्चर से आपकी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं कि डेंटिन से हम पल्प की तरफ आ रहे हैं। तो पहला जोन कौन सा आएगा, ओडोंटोब्लास्टिक जोन, दूसरा जोन सेल फ्री जोन, तीसरा सेल रिच जोन, और जो चौथा यहाँ पे बनी है वो कौन सा है, पल्प कोर है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी। बट अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाए, यानी कि पल्प से डेंटिन की तरफ जाए, तो पहला जोन कौन सा आएगा, पल्प का पल्प कोर आएगा, उसके बाद सेल रिच जोन आएगा, फिर सेल फ्री जोन आएगा, और लास्टली कौन सा जोन आएगा, ओडोंटोब्लास्टिक जोन आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो आपको इसमें घुमा सकते हैं। अगर फिगर 839 को देखो, फिगर 839 ये एक ही पिक्चर है दोनों, बट जो ए पार्ट है उसके अंदर लो मैग्नीफिकेशन है और जो बी पार्ट है उसके अंदर हाई मैग्नीफिकेशन है। अब अगर तुम लोग ये देखो तो ऊपर वाला जो पार्ट है जो पर्पल और पिंक सा है वो क्या है, डेंटिन, और नीचे के जितने ये पार्ट है वो है पल्प। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं किसके ऊपर, जो हाई पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन वाली पिक्चर है। अब तुम लोग देखो सबसे ऊपर तो डेंटिन नज़र आ रहा है, उसके नीचे कौन सा जोन होगा डेंटिन के लिए, ओडोंटोब्लास्टिक जोन, जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारे सर ओडोंटोब्लास्ट है। उसके नीचे जोन आएगा सेल फ्री जोन, जहाँ पे देखो आपको कोई सेल नज़र नहीं आ रहा है इस जोन में, और नीचे आएगा सेल रिच जोन, जहाँ पे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, और नीचे पल्प कोर है ये पूरा, जहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं। तो ये पिक्चर भी आपको पता होनी चाहिए, इसके अंदर कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, सब कुछ आसान है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पल्प के जोन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, 4 जोन ये पता होने चाहिए, ये आपके ख़त्म हो गए। फिर पल्प के सेल्स की बात करते हैं कि पल्प के अंदर जो सेल रिच जोन था जिसमें कौन कौन से सेल्स आ रहे थे। यहाँ पे हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, और कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। बट आपको इतने नाम पता होने चाहिए सेल्स के, कौन कौन से सेल्स पल्प के अंदर होते हैं, ये 5-6 सेल्स होते हैं, सही है। और बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए पल्प के सेल के नाम, बाकी इनकी जो डिटेल में जाना है तो उसकी डिटेल में नहीं जाना। जैसे नेक्स्ट में इन्होंने ओडोंटोब्लास्ट दिया भी, इसकी इन्होंने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो पढ़ना फजूल है, सही है। तो ओडोंटोब्लास्ट के बाद आपको नाम पता होना चाहिए, बाकी कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी ओडोंटोब्लास्ट में क्या क्या होता है, वही चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनेल्स हैं,
लेफ्ट एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम, गोल्जी, ऑपरेटस वगैरह सारी चीज़ें, न्यूक्लियस वगैरह होते हैं ओडोंटोब्लास्ट के अंदर। बट आपकी इतना डीप में नहीं जाना कि उनकी अरेंजमेंट किस तरीक़े से होती है, उनके जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, गैप जंक्शन किसके अंदर होती हैं, सारी माइक्रोस्कोप की इमेजेस हैं और ये आपकी नहीं आएंगी, ठीक है, नहीं आएंगी और ना इतना कुछ खास इनका पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इतना बड़ा पार्ट है ओडोंटोब्लास्ट के, इसमें से कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट, मैंने बताया था ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट किस लेयर के अंदर होंगे, सेल रिच जोन के अंदर होंगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा देख लो, द सेल अकरिंग इन ग्रेटेस्ट नंबर इन द पल्प। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है ना पल्प के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, वो ओडोंटोब्लास्ट नहीं होते, वो कौन से सेल्स होते हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फाइब्रोब्लास्ट मैंने बात की थी कहाँ पे ज़्यादा होंगे, सेल रिच जोन में ज़्यादा होंगे, जो कोरोनल पोर्शन ऑफ द पल्प में ज़्यादा होता है। और फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट क्या है, वो मेंटेन करता है पल्प के मैट्रिक्स को, और विच कंसिस्ट ऑफ कोलेजन एंड ग्राउंड सब्सटेंस। जो पल्प का मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास कोलेजन होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। फाइब्रोब्लास्ट का ये काम है। तो अगर आप ये पिक्चर देखो लाइट माइक्रोस्कोप की, तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट हैं और यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या बात की थी मैंने, अनडिफरेंशिएटेड एक्टोमीजन काइमो सेल्स होते हैं, डेंटल पल्प के स्टम सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं जो इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करते हैं। उसके अलावा ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स होते हैं, बट आपको इनके नाम पता होने चाहिए। बाकी आपको इनके फंक्शन वगैरह सब पता है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, तुम सबको पता होगा लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एंटीबॉडीज़ कौन सा लिम्फोसाइट बनाता है, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, इसिनोफिल्स क्या करते हैं। तो यहाँ पे रिपीट करना सही नहीं है, वो हम फिजियो के अंदर पढ़ लेंगे, या हम फिजियो के अंदर वो आराम से कवर हो जाएगा ब्लड के चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे पढ़ना फजूल है, पता है तुम लोगों को, वैसे ही होगा, यहाँ पे टाइम तय होगा। उसके अलावा हमारे पास बोन मैरो ड्राइव एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्रिटिक सेल्स भी होते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पल्प के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये इनकी पिक्चर नजर आ रही है, हमारे पास क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। तो मैंने क्या क्या बात की, पल्प के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, ओडोंटोब्लास्ट, सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट के अलावा हमारे पास डेंटल स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड एक्टोमीजन काइमल सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, इनके नाम पता होना चाहिए। बाकी इनकी जो डिटेल है वो तुम लोगों को पता भी होगी, और मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं कर रहा, वरना बहुत इतना पढ़ने का ना यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। जो पल्प का ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसके अंदर मैंने बात की थी, कोलेजन होता है। तो ये कोलेजन होता है, टिपिकली कौन सा कोलेजन होगा, टाइप 1 होगा और टाइप 3 कोलेजन होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको नज़र आ रहा है, हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस दी हुई है, जिसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर नज़र आ रहे हैं, पल्प नज़र आ रही है, ये ओडोंटोब्लास्ट सारे नज़र आ रही है, डेंटिन है, ठीक है। तो आपको 854 की पिक्चर से ये चीज़ें कवर हो रही हैं। तो आज के पार्ट में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है वो पल्प के जोन्स पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पल्प के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके नाम पता होना चाहिए, बस एज इनफ, उससे ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बल्कि इसकी जो वेस्कुलर लिम्फेटिक सप्लाई है उसकी भी इतनी ख़ास नहीं है, बट पल्प के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, इसकी नर्व्स। इनकी जो पल्प की जो नर्व्स होती हैं उनका एक इंपॉर्टेंट नाम होता है। अगर आप आओ इनोवेशन ऑफ डेंटल पल्प कॉम्प्लेक्स में, पल्प के अंदर वैसे तो पता है सबको नर्व्स होती हैं, ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, बट पल्प के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो एक प्लेक्सेस बनाती हैं। और जो प्लेक्सिस का नाम है ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लेक्सिस का नाम होता है प्लेक्सिस ऑफ रेस्को। प्लेक्सिस ऑफ रेस्को जो कौन से जोन के अंदर होता है, ये हमारे पास सब ओडोंटोब्लास्टिक जोन के अंदर होता है, या फिर सब ओडोंटोब्लास्टिक जोन का मतलब क्या हो गया, ये एमसीक्यू में घुमाएंगे। वो सब ओडोंटोब्लास्टिक जोन का मतलब हो गया सेल फ्री जोन, क्योंकि ओडोंटोब्लास्टिक जोन के नीचे कौन सा जोन आ रहा था, सेल फ्री जोन आ रहा था, जहाँ पे कुछ नर्व्स का प्लेक्सिस बन रहा होता है, जिनका ये नाम होता है और प्लेक्सिस ऑफ रेस्को। यानी इसको पढ़ लेते हैं, These branches ultimately contribute to an extensive plexus of nerve in the cell-free zone of will, just below the cell bodies of odontoblast in the crown portion in the tooth. This plexus of nerve, which is called the subodontoblastic plexus of Reschko. वो MCQ में इसके नाम से भी आ सकते हैं कि आप इस प्लेक्सिस का नाम बताएं, ये पूछ सकते हैं कि ये प्लेक्सिस कौन से जोन ऑफ पल्प के अंदर होता है। तो 2 MCQ आपके इस प्लेक्सिस से बन सकते हैं। तो अगर आप ये इस डायग्राम के अंदर देखो तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये प्लेक्सिस बन रहा है। तो इस पार्ट के अंदर हमने द नर्व बंडल डेट इंटर द टूथ पल्प कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ सेंसरी एफेरेंट। कौन सी नर्व आ रही होती है हमारे पास पल्प के अंदर, सबको पता ही होगा, हेड एंड नेक के अंदर पड़ा होगा, जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो सप्लाई कर रही होती है, ये जो 5th क्लेनियल नर्व है, सही। और इसके अलावा जो सिंपैथेटिक ब्रांचेस किसकी आ रही होती हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो तुम लोगों को पहले से भी पता होंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नई चीज़ है ना, वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं। बाकी पल्प के अंदर इतना कुछ खास नहीं है, और हमारा पल्प जो है ये ख़त्म हो गया,
ठीक है, इस पार्ट के अंदर हमने पूरा पल्प को कवर कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पल्प के जोन से, उसके बाद पल्प के सेल्स के नाम, और एक प्लेक्सिस होता है पल्प के अंदर जैसे हम कहते हैं प्लेक्सिस ऑफ रेस्को, जो हमारे पास होता है सेल फ्री जोन ऑफ विल के अंदर। बट बस ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डेंटिन की सेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लास्टली हम जो है वो पल्प के अंदर जो स्टोन्स बन रहे होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी अल्लाह हाफ़िज़।